हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने परमानेंट सेटलमेंट को कवर किया था जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके कुछ ही सालों के बाद लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में गवर्नर जनरल बने। इन्होंने ऑर्डर दिए कि परमानेंट सेटलमेंट को मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरह मद्रास प्रेसिडेंसी में पहले से ज़मींदार क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट यहाँ पर एक दूसरी क्लास थी जिसका नाम था पॉलीगर्स। जब मद्रास प्रेसिडेंसी के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया तो इन एरियाज़ में पॉलीगर्स को इन एरियाज़ का ज़मींदार रिकॉग्नाइज किया गया और कल्टीवेटर्स से टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी पॉलीगर्स को दे दी गई। बट ये पॉलीगर्स ज़मींदारों से काफ़ी अलग थे। और ये ज़मींदारों से कैसे अलग थे और ये ज़मींदारी क्यों नहीं करना चाहते थे, इसके लिए हमें इनका बैकग्राउंड क्या है ये पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से। विजयनगर एम्पायर 1336 में इस्टेब्लिश हुआ। धीरे धीरे ये पूरे साउथ इंडिया में फैल गया। इस एम्पायर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे श्री कृष्ण देव राय, जिन्होंने 1502 से 1529 तक रूल किया। इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए विजयनगर एम्पायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में मदुरई को सेंटर बनाया, दूसरे में तंजावुर को और तीसरे में जिंजी को। इन तीनों एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एक हेड नियुक्त किया गया। इस पोजीशन को कहा गया नायक। अब हर एक नायक के अंडर में जो एरियाज़ थे उसको फर्दर डिवाइड किया गया बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में, और हर एक डिवीज़न के ऊपर एक हेड नियुक्त किया गया जिसे पोलीगर कहा जाता है। इस तरह श्री कृष्ण देव राय ने 3 टियर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे ऊपर राजा, उसके अंडर में नायक और नायक के अंडर में पोलीगर्स। अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पोलीगर्स काफ़ी हद तक आज़ाद थे। उनके पास अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, उनके पास पैलेसेस और फोर्ट्स भी हुआ करते थे। अपने एरियाज़ में टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। इस कलेक्टेड टैक्स में एक हिस्सा वो खुद रखते थे और बाकी का हिस्सा नायकों से होते हुए विजयनगर एम्पायर के रूलर तक पहुंचता था। अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी पोलीगर्स की ही हुआ करती थी, और उनका एरिया कैसे प्रॉस्पर कर सकता है, कल्टीवेशन कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए वो अपने अपने एरियाज़ में इन्वेस्ट भी करते थे, जैसे कि वाटर बॉडीज़ वगैरह बनवाते थे। समय के साथ जैसे जैसे ये विजयनगर एम्पायर वीक होते गया, ये पॉलीगर्स अपने अपने एरिया के लोकल रूलर्स बन गए। हमने एंग्लो मैसूर वार वाली वीडियो में देखा था कि जहाँ एक समय विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, वहाँ अब मैसूर, कार्नेटिक और ट्रेवनकोर जैसे स्टेट्स बन गए थे। कार्नेटिक के नवाब वल्लाजा को नवाब बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद की थी, इसीलिए 1781 में वल्लाजा ने तिन्नेवली और कार्नेटिक के प्रोविंसेस का मैनेजमेंट और कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दिया था। इससे पॉलीगर्स खुश नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलीगर्स से टैक्स मांग रही थी। सभी पॉलीगर्स एकजुट हुए और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि पॉलीगर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं देंगे। पॉलीगर्स अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिट लिस्ट पर थे और इस तरह पॉलीगर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल शुरू हो गया। ये बैटल 1795 से शुरू होकर 1799 तक चला। पॉलीगर्स के लीडर थे कट्टाबोमन नायकन। कट्टाबोमन नायकन खुद पंजल कुरीची के पॉलीगर थे। पहली लड़ाई में पॉलीगर्स की जीत हुई, बट फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी जगहों से फोर्सेस इकट्ठा की और फिर से पॉलीगर्स पर अटैक कर दिया। इस बार पॉलीगर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिक नहीं पाए। कट्टाबोमन नायकन अपने कुछ साथियों के साथ भागकर पुडुकोट्टई फॉरेस्ट में छुप गए। तो देखा आपने, जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलीगर्स को ज़मींदार बनाने की कोशिश की, पॉलीगर्स ने रिवोल्ट कर दिया। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास प्रेसिडेंसी में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना था। और परमानेंट सेटलमेंट को और ज़्यादा एक्सटेंड ना करने का एक रीज़न ये भी था कि ब्रिटिश सर्कल्स में भी परमानेंट सेटलमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस बात से खुश नहीं थे कि लैंड रेवेन्यू को हमेशा के लिए फ़िक्स कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह परमानेंट सेटलमेंट अगर लगा दिया गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम फ्यूचर में इंक्रीज़ ही नहीं हो पाएगी। तो इन सब कारणों के चलते एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम सोचा गया, जिसमें रेवेन्यू डायरेक्टली कल्टीवेटर्स से कलेक्ट किया जाएगा। कल्टीवेटर्स को रैयत कहा जाता है, इसीलिए इस सिस्टम को रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। एक्चुअली रैयतवाड़ी सिस्टम एक स्मॉल स्केल पर अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया था और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले थे। हुआ क्या था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो 1792 में हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम हुई
और इस ट्रीटी के हिसाब से टीपू सुल्तान को अपनी बहुत सारी टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी। इन्हीं टेरिटरीज में एक टेरिटरी थी बारामहल, जिसमें कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवारी सिस्टम को एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि जब ये डिसाइड हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी में अब परमानेंट सेटलमेंट नहीं बल्कि रैयतवारी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसका लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो एक्चुअली बारामहल में रैयतवारी सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में भी शामिल थे। ये उस समय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के जूनियर हुआ करते थे और जब 1820 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने तो इन्होंने रैयतवारी सिस्टम को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट करवा दिया, एक्सेप्ट उन जगहों पर जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका था। इस रैयतवारी सेटलमेंट में रैयत को उस ज़मीन का ओनर मान लिया गया था जहाँ पर ये कल्टीवेशन करते थे, मतलब इन्हें वही राइट्स दिए गए जो परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदारों को दिए गए थे। इनके ऑनरशिप राइट्स हेरिडिटरी थे। इनके बाद इनके बच्चे इस लैंड के मालिक होंगे। ये चाहे तो अपनी लैंड को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते थे, बेच सकते थे और चाहे तो किसी को सबलेट कर सकते थे, मतलब किराए पर भी किसी दूसरे किसान को दे सकते थे। रैयतवारी सेटलमेंट में सबसे अहम भूमिका थी लैंड असेसमेंट की। लैंड का एक डिटेल्ड सर्वे किया जाता था और उसके बेस पर डिसाइड किया जाता था कि रैयत को कितना टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। हर साल रैयत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एनुअल एग्रीमेंट्स हुआ करते थे और इस सिस्टम में ग्रॉस प्रोड्यूस का 50% टैक्स मांगा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्हें लगता था कि इस सिस्टम में कोई भी मिडल मैन नहीं है, तो ये सिस्टम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रैयत दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये रैयतवारी सेटलमेंट ऑलमोस्ट 30 सालों के लिए ऐसे ही चलता रहा और ये सिस्टम भी एक फेलियर ही साबित हुआ। बट क्वेश्चन ये है कि इस रैयतवारी सिस्टम के फेल होने के रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि इस सिस्टम में सबसे अहम भूमिका लैंड सर्वे की थी। अगर सर्वे इफ़ेक्टिव हुए तभी ये रैयतवारी सिस्टम सक्सेसफुल हो सकता था। बट इस लैंड असेसमेंट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। कई बार तो इन लैंड असेसमेंट के बेस पर इतना टैक्स फिक्स हो जाता था जो कि लैंड की कैपेसिटी से भी ज़्यादा होता था। और हाँ, इन लैंड असेसमेंट में नेचुरल कैलेमिटीज़, बारिश कितनी होगी, सूखा पड़ेगा, क्या होगा, इन सबको तो कंसीडर किया ही नहीं जाता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि अगर एक बार लैंड रेवेन्यू असेसमेंट तय हो गया तो आपको साल के अंत में रेवेन्यू पे करना ही होगा, चाहे फसल नष्ट हो जाए या जो भी हो जाए। इसके ऊपर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स भी बहुत ज़्यादा करप्ट थे। कई बार ये लोगों को डराते थे कि अगर इन्हें ब्राइब नहीं किया गया तो ये लैंड रेवेन्यू असेसमेंट बहुत ज़्यादा हाई फिक्स कर देंगे। तो इन कारणों की वजह से रैयतवारी सेटलमेंट भी एक फेलियर ही साबित हुआ। अब देखते हैं कि रैयतवारी सेटलमेंट किन किन एरियाज़ में इम्प्लीमेंट कराया गया। स्टार्टिंग में इस सिस्टम को मद्रास प्रेसिडेंसी के उन एरियाज़ में इम्प्लीमेंट कराया गया जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट नहीं किया गया था। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम और सिंध में भी। तो ये थी रैयतवारी सेटलमेंट की पूरी जानकारी। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तवा।